तो स्वागत है बच्चों आपका सेट्स के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेट्स होते क्या हैं, सेट की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे है, सेट्स को लिखते कैसे हैं, सेट की पहचान क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, वरना आगे का समझ नहीं आएगा। पहले उसको देखो, आराम से उसको देखो, उसको समझो, उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे। आज हम सीखेंगे सेट्स के टाइप क्या होते हैं, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसी है, सेट के आगे की चीजें हम सीखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपको बतानी है कि उससे पता लगेगा कि लेक्चर जो आप देखते हो उसको सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो। तो एक क्वेश्चन है छोटा सा। लेट एक सेट है जिसका नाम है ए और इसका रोस्टर फॉर्म मेरे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उसने कुछ पार्ट्स दिए, उसने कहा 2 और डैश दिया और लिखा ए, फिर लिखा 5 ए, फिर लिखा 10 डैश ए, फिर लिखा मुझे 8 डैश ए, और मुझे इनमें भरना होगा बिलोंग्स या बिलोंग को काट दोगे तो नॉट बिलोंग। ये होता है बिलोंग और ये नॉट बिलोंग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस एक एक नंबर में एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है, सेट है और यहां पर आपको भरना पड़ेगा कि बिलोंग है कि नॉट बिलोंग है, बिलोंग है कि नॉट बिलोंग है। करके देखो, ट्राई करके देखो। ट्राई करके देखो कि बिलोंग बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, अभी तक तो कर लिया होगा। तो चलो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करो, सिंपली ये जितने नंबर हैं इन सबको ना ऐसे लिखना स्टार्ट करो। 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा, 1 ए को बिलोंग करता है, 1 ए को बिलोंग करता है, 1 ए का मेंबर है। एलिमेंट के साथ क्या लगता है, एलिमेंट के साथ बिलोंग का सिंबल लगता है। वही बताया था लास्ट क्लास कि बिलोंग का सिंबल सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के साथ लगता है। हाँ ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। ऐसी 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए, 3 आल्सो बिलोंग्स टू ए, 4 आल्सो बिलोंग्स टू ए, 5 आल्सो बिलोंग्स टू ए एंड 6 आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब मेरे पास ये सारे 2 3 4 6 इस कंडीशन आ गई। अब जो भी क्वेश्चन हो बस उसमें चेक करो कि जो आपने लिखा है वो यहां पर आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 2 बिलोंग्स टू ए है, लगा दो बिलोंग्स। ऐसी 5 बिलोंग्स टू ए है, हाँ है, लगा दो। ऐसी 10 है, कहीं 10 नहीं है तो बिलोंग लगा और काटा मार दो। ऐसी से 8 बिलोंग नहीं है कहीं, काटा मार दो। ठीक है जी, समझ आया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर मैं यहां पर लिखूं 12 डैश ए और एक और लिखूं -1 बिलोंग्स ए, चलो इसको भी ट्राई करो। ये -1 बिलोंग्स ए और 12, तो 12 तो साफ ही दिख रहा है, नहीं है तो लिख दूंगी। अब 1 के लिए क्या करोगे, तो यहां पर मैं बिलोंग अगर लिख दूंगा, सोचूंगा 1 तो है, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि 1 के साथ सिंबल भी है। प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेट्स के लिए, क्योंकि ये -1 है, +1 नहीं है, तो यहां पर भी नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इस तरीके के एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो।
अब कल हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, उस सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये लिख के ऐसा कुछ लिखा था कि देयर इज अ सेट ए, देयर विल बी अ एक्स, x is a natural number where x is less than x is less than 10। ठीक है, ये लिखा था, ये सेट बिल्डर लिखा था मैंने कल। तो सेट बिल्डर लिखना ये तरीका भी सही है, ये गलत नहीं है, इसको गलत नहीं बोल सकते, ये तरीका भी मेरा सही है, पर ये थोड़ा सा ज्यादा वर्ड की फॉर्म में हो गया, बहुत लिखना पड़ेगा। इज ए नेचुरल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 10, और ज्यादा लिखना से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, कभी भी ज्यादा लिखोगे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। इन केस ऑफ मैथ्स में हम वही चीज को अगर सिंपलिसिटी वे में लिखेंगे तो आपके नंबर कोई नहीं काट सकता। तो इसी को ना मैं छोटा करने की तैयारी करता हूं। जैसे मैं क्या करूं, बी एक्स वेयर एक्स। अब मैं इस आर नेचुरल नंबर को डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, बिलोंग्स का सिंबल लगा लो। क्या है, नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मेरे एन होते हैं, तो नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब यही हो गया, b इज इक्वल टू एक्स, एक्स एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसकी जगह मैं डायरेक्ट कॉमा लगाऊं और लिख दूं x इज लेस देन 10। तो इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं अगर ऐसे लिखूंगा तब भी मुझे पूरा एक नंबर ही मिल जाएगा। तो अब हम जो लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, ये वाला फॉर्मेट नहीं लिखेंगे। लिखने में लिख सकते हो, पेपर में चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, पर ये थोड़ा सा इजी और सिंपलिसिटी और थोड़ा सा टाइम बचवा देता है, तो इसलिए हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब n मतलब नेचुरल नंबर, तो हमें कुछ इन वर्ड्स के रिप्रेजेंटेशन याद करने हैं, वो मैं लिखवा देता हूं। जैसे हम n से होगा हमारा नेचुरल नंबर, और अगर मैं z लिखूं या अगर आप चाहो तो i भी लिख लो, तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। कि अगर मेरे को कोई सेट i के हिसाब से लिखना है तो मैं ये भी लिख सकता हूं। फिर अगर मैं q लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा रैशनल नंबर, अगर मैं r लिखूं तो ये हो जाएंगे मेरे रियल नंबर्स, अगर मैं w लिखूं तो ये हो जाएंगे मेरे होल नंबर्स, कि अगर मुझे किसी भी सेट के अंदर ये सारी चीजें लिखनी है तो मैं इनको इजीली यूज कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही अगर इरेशनल नंबर का भी अगर आपको कभी लिखना हो तो q डैश विल बी योर इरेशनल नंबर। ठीक है, या आपको अगर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर दिखाने हो तो z के साथ बस प्लस लगा दो, तो दैट विल बी योर पॉजिटिव इंटीजर, तो अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, इन शॉर्ट वर्ड्स की हेल्प से हम इजीली लिख सकते हैं। अब हमें इसी की हेल्प से चीजों को लिखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। सबसे पहला टाइप ऑफ सेट आता है इसका नाम है एम्प्टी सेट, इसी को हम बोल देते हैं नल सेट, इसी को हम बोल देते हैं वॉइड सेट,
ये सारा नाम इसी को दे दिया, इसी को ही हमने बहुत सारे नाम दे दिए भाई, तुम ही एम्प्टी, तुम ही नल और तुम ही वॉइड सेट। अब क्या होते हैं एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उस सेट के अंदर एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए, खाली, पूरा खाली, खाली होता है ना एम्प्टी। तो एम्प्टी सेट मतलब दो सेट्स which do not have a single elements, which do not have a single elements are known as empty set। वो सेट जिसके अंदर एक भी मेंबर नहीं होता है। अब empty set को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? empty set का रिप्रेजेंटेशन होता है फाइव से, गोला मारो बीच में डंडा खींच दो, तो ये होगा आपका एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन। या कई बुक्स में ये भी होता है कि खाली दो कर्ली ब्रैकेट लगा दोगे तो ये भी क्या होगा, आपका एम्प्टी सेट में गिना जाएगा। तो मतलब अगर कहीं पे ऐसे फाइव लिखा है तो मतलब वो क्या है, वो सीधा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी बोल दो, वॉइड बोल दो, नल बोल दो, कोई भी आप तीनों में से नाम यूज कर सकते हो। तो जहां पर ये लिखा है वहां पर एम्प्टी सेट लिखा है। अब एक चीज है जो नोट करने लायक है कि जब भी आप एम्प्टी सेट को लिखोगे ऐसे, इसके साथ आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका खुद का ही मतलब है कि ये एक सेट है, एम्प्टी सेट है। तो इसके साथ अगर आप ये लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ खाली ऐसे ही लिख दोगे तो इसका मतलब ही यही है कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो इसके साथ आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और समझ आ जाए। जैसे मैं मानता हूं लेट A is a set which have x elements where x belongs to natural number, where x belongs to natural number and x is less than 1, where x is less than 1। तो क्या ये एम्प्टी सेट बनेगा? क्या ये एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो सकता है? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं? 1 से। और हम कह रहे हैं ऐसा नंबर है जिसके अंदर 1 से छोटा होना चाहिए, नेचुरल नंबर भी हो और 1 से भी छोटा हो। तो मतलब यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ यही होगा, यहां सिर्फ और सिर्फ यही होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं, अगर मैं ये n को हटा दूं बस और n की जगह मैं लगा दूं z। z किसका है? z है इंटीजर्स का। तो अब कहानी में ट्विस्ट डाल दिया गया, एग्जामिनर ने ट्विस्ट लगा दिया। अब बताओ ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? अब ये एम्प्टी सेट होगा कि एम्प्टी सेट नहीं होगा? नहीं होगा भाई, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसने बोला इंटीजर किससे कम? 1 से कम। हाँ जी भैया, हमें पता है 1 से कम बहुत सारे इंटीजर है। इंटीजर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर लगा दो उसके अंदर सारे, -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? 1 से छोटे हैं सारे? हाँ 1 से छोटे हैं। क्या ये इंटीजर है? हाँ जी ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। हो गया, फिनिश। अगर यहां लिख दिया एम्प्टी सेट है सर जी तो मिलेगा 0, तो मिलेगा 0, क्योंकि भैया ये कंडीशन भी चेक करनी है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदलते हैं, इसलिए बोलते हैं रटना नहीं है, रटोगे
काम खराब हो गया। अब रट लिया सर, मैंने देखा था सर ने कराया था, सर ने बोला था कि z लिखा हो और लेस देन 1 हो तो भैया हमें एम्प्टी सेट नहीं बनाना, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। पर अगर मैं ये करूं, यही कंडीशन रखूं, A is a set x belongs to A where x belongs to z plus, where x belongs to z plus and x is less than 1, where x is less than 1, तो क्या लिखोगे इसको? इसको लिखोगे कि एम्प्टी सेट है या लिखोगे कि एम्प्टी सेट नहीं है? सोचो सोचो फटाफट सोचो सोचो सोचो। तो भैया ये तो एम्प्टी सेट ही है, एम्प्टी सेट ही है, क्योंकि x बिलोंग्स टू z प्लस हो गया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया कि x सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। और इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है? तो ये एम्प्टी बनेगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकता है, तो यही होता है बोर्ड में, बोर्ड में यही होता है। फिर हम बोलते हैं बाहर से पेपर आया है, बाहर से पेपर नहीं आएगा। आपने जो चीज सीखी थी बस उसी को ही वो तोड़ मोड़ के आपको पढ़ा देंगे। 12th के बोर्ड में अभी तो 11th हो गए, कोई इसमें बोर्ड नहीं है, पर फिर भी जब भी पेपर आएगा तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करने से आंसर बिगड़ेगा थोड़ा ना। हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट पता है, हम निकाल सकते हैं। क्या बोल रहा है? x बिलोंग टू पॉजिटिव z, x पहला नंबर ही है, 1 है मेरा, 1 से छोटा मैं जा नहीं सकता, तो सीधा डाल दो एम्प्टी सेट, ठीक है जी? तो ये होता है मेरा एम्प्टी सेट। फिर आता है आपका अगला सेट। अगला सेट इसका नाम है इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, इक्वल मतलब बराबर, इक्वल मतलब बराबर। तो इक्वल सेट लेट करते हैं, मेरे पास दो सेट है। एक सेट है A जिसके एलिमेंट है A, B, C और D, एक सेट ये है। फिर दूसरा सेट है B सेट, इसके एलिमेंट है D, A, C, B। हमारे पास दो सेट थे, एक सेट है A और एक सेट है B। अब मैं किसी भी सेट को इक्वल तब तक नहीं बोलूंगा जब तक दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, कि अगर ऊपर 4 है नीचे भी 4 होने चाहिए, ऊपर 5 है नीचे भी 5 होने चाहिए, ऊपर 10 है नीचे भी 10 होने चाहिए, ठीक है? दूसरी कंडीशन, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन, अगर मेरी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी मैं बोलूंगा कि मेरे दो गिवन सेट इक्वल हैं। चेक करते हैं, देखो ए सेट के अंदर मेरे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब बी सेट के अंदर मेरे पास डी, ए, सी और बी है। पहली कंडीशन चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो मतलब पहली कंडीशन सही है। एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ऊपर ए है, अब यहां पर भी ए है, मतलब दिल को तसल्ली हुई कि एक एलिमेंट सेम है। ऐसी बी यहां है, बी यहां है, सी यहां है, सी यहां है, डी यहां है, डी यहां है। अब हम बोल सकते हैं कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, इक्वल।
एलिमेंट्स भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट एलिमेंट भी वही है, तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा। हमें प्लेस से फर्क नहीं पड़ता, इक्वल के केस में प्लेस वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही नहीं होगा कि ए जहां लिखा है उसके नीचे ए हो, बस ए उस सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट जहां पर भी प्रेजेंट हो, होना चाहिए। ए के साथ ए था, तो इस तरीके के सेट को हम बोल देते हैं इक्वल सेट्स। ठीक है, तो आप मैं लिख सकता हूं कि ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, और अगर लिखना होगा नॉट इक्वल तो बस ए के इक्वल साथ यहां पर एक क्रॉस लगाओ, दैट विल बी नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके के सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट। देन थर्ड टाइप का सेट जो आपके लिए आता है, दैट इज योर disjoint set, disjoint set, disjoint set। disjoint set। अब इक्वल सेट समझा हमने कि सारे एलिमेंट सेम थे इन रिस्पेक्टिव ऑर्डर, नंबर भी सेम होने चाहिए और बिल्कुल सेम होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तो ऐसे को इक्वल बोल देते हो। अब डिसजॉइंट सेट वो होते हैं, वो दोनों सेट, अगर मैं दो सेट ले लूं, फिर से दो सेट ले लूं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर है मेरे 2 4 6 8 10 12, मतलब सेट ऑफ इवन नंबर, इसको बोल सकता हूं सेट ऑफ इवन नंबर। एज इट इज सेट बी ले लिया 1 3 5 6 1 3 5 9 13, ये हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर। जब दो सेट्स के अंदर, जब दो सेट के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, एक भी चीज कॉमन नहीं है, तो इस तरीके के सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। कि जिन सेट्स के अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं होगी, तो इस चीज के सेट्स को हम बोलते हैं, इस तरह के सेट्स को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। दो सेट्स which do not have any common elements। या मैं सिंपली इसको अगर वो दिखाना हो डिसजॉइंट को, ये लिख सकता हूं कि A और B इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। अभी आगे इसको भी चेंज करना बताऊंगा, अभी हम सिंपली ये सीखेंगे A सेट A एंड सेट B इक्वल टू 5 लिख सकता हूं, मतलब इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन, 5 मतलब नहीं है भाई, नहीं है भाई, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो A एंड B नॉट इक्वल टू 5। तो इस तरीके के सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है नी, इस तरीके के सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अब करते हैं नेक्स्ट तरीके का सेट, नेक्स्ट तरीके का सेट, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट सेट। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे इसके आगे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसको बोलते हैं सब सेट, सब सेट, सब सेट, सब सेट, सब कुछ सेट। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है किसी बड़े सेट का मेंबर, किसी बड़े सेट का अगर वो मेंबर बन जाए, अगर वो मेंबर हो तो वो सबसेट कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वही सबसे पहला वाला एग्जांपल कि मैंने बोला देयर इज अ सेट ए, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट्स ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट। फिर मैंने बोला बी सेट, सेट ऑफ वॉवल्स। तीसरा बोला सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। तीन सेट है मेरे पास, 1 2
3। पहला सेट है जिसके अंदर सारे अल्फाबेट्स होंगे, दूसरा सेट है जिसके अंदर सारे वॉवल्स होंगे, तीसरा सेट है जिसमें सारे कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब किसी भी सेट को अगर किसी सेट का सबसेट बनना है, मान लो बी सेट को ए का सबसेट बनना है या सी सेट को बी का सबसेट बनना है या कुछ भी हो सकती है कंडीशन, तो एक चीज याद रखनी है कि जिस भी एलिमेंट को सबसेट बनने जाना है, जैसे मान लिया अगर मैं लिखूं कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो मतलब बी के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, एक भी नहीं छूटना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट्स ए के मेंबर होने चाहिए, बी के सारे मेंबर ए के अंदर भी अगर प्रेजेंट है, ए के अंदर भी प्रेजेंट है, तो तभी हम बोलेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट तो नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। चाहे एक भी मेंबर बच रहा है तब भी वो सबसेट की फैमिली में नहीं जाने वाला है मेरे भाई, वो नहीं जाएगा, आप नहीं डाल सकते उसको, उसके सारे के सारे मेंबर्स होने चाहिए उसके अंदर। अब जैसे ये मेरा एग्जांपल ही था, इसी को चलते हैं। अगर मैं बोलूं कि क्या बी सबसेट है ए का, क्या बी सबसेट है ए का, तो आंसर होगा हाँ है, हमें दिख रहा है क्योंकि ए के अंदर सारे अल्फाबेट आते हैं। तो क्या ए ई आई ओ यू ए से लेकर जेड तक के बीच में नहीं होंगे, ए से लेकर जेड तक के बीच में नहीं होंगे, होंगे ना? तो मतलब ये सारे मेंबर्स इसके अंदर हैं, ये सारे मेंबर्स इसके अंदर हैं, तो हम सीधे कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, सही ट्रू है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। फिर ऐसी सी इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो क्या सी सबसेट होगा ए का? हाँ, जो वॉवल्स को अगर मैं हटा दूं तो जितने भी मेंबर बचे वो अल्फाबेट की टेबल में आएंगे, अल्फाबेट्स में आएंगे, तो हाँ भाई कि जो सी है ये भी है सबसेट ए का। ठीक है, ठीक है। पर अगर मैं बोलूं क्या सी सबसेट है बी का, क्या सी बी का सबसेट है, तो आंसर होगा नहीं है, आंसर होगा नहीं है, क्योंकि सी के अंदर सी के जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे मेंबर्स यहां पर तो है ही नहीं। कहां है? कॉन्सोनेंट में मतलब क्या हो गया, ये होंगे ना, बी सी डी एफ, एक भी मेंबर दिख रहा है इसके अंदर? नहीं है। सारे मेंबर, जब तक सारे मेंबर नहीं आ जाएंगे ना तो उसको सबसेट नहीं बोल सकते, उसको सबसेट की फैमिली में हम नहीं डाल सकते, सारे मेंबर आने चाहिए। ठीक है, अब सबसेट को हम दिखाते कैसे हैं? अब ऐसे नहीं लिखेंगे ना बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो सबसेट के हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, तो अगर वो लिखना होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी इज द सबसेट ऑफ ए, सिमिलरली सी इज द सबसेट ऑफ ए, बट सी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर नहीं है, तो इस तरीके के सेट को हम सबसेट नहीं बोलेंगे। अगर सबसेट है तो ये, अगर सबसेट नहीं है तो ये, सबसेट नहीं है तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से
हम सबसेट्स निकालने वाले हैं और सबसेट के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। अब सबसेट अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे मैंने बोला A is equal to x member है, where x belongs to natural number and x less than 1 and b को रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, b को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया 1 2 3 and 4, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है क्या A is the subset of B, क्या A is the subset of B। ये होमवर्क में देखेंगे, ट्राई करना होमवर्क के अंदर। अगर हो जाता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो हम है ही जिंदा। नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आगे थोड़े पार्ट्स और सेट्स के वो भी समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।